हेलो, वेलकम टू सीएचएम कोचिंग सेंटर। मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम आईबी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे पेशेंस बनाए रखेंगे और सारे सेशन को अच्छे से देखेंगे, है ना। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो आपका सबसे पहला आए, आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है। और अपने शेयर कर दें जहाँ भी आपको ग्रुप वगैरह में, जहाँ भी आप करना चाहें वहाँ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है? ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक, है ना, शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी के और सॉरी आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के प्रति संरक्षण। और 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध। 24 शोषण के विरुद्ध। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक के प्रति क्या हो जाएगा? 19 और 30। ठीक है। देखिए मैं इसकी डिटेल लिख के लाया हूँ, आप इससे कोई बेफिक्र रहें। देखिए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भारतीय संविधान के निहित मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 29, है ना, अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और उनके सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार प्रदान करके उनके हितों की सुरक्षा करता है। ठीक है। कौन सा? आर्टिकल 29। आर्टिकल अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों और उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने प्रशासन करने का अधिकार देता है। ठीक। शैक्षिक संस्थानों के लिए उनकी मनपसंद, जैसे आप अपने लिए क्या कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको खोल सकते हैं। आपको आर्टिकल 30 के तहत आपको स्वतंत्रता है। आगे देखिए, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25 शिक्षा के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है। आर्टिकल 24 में क्या? शिक्षा है। और धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 25 में। ठीक है। आर्टिकल 26 की और 27 धार्मिक मामलों से प्रबंधन स्वतंत्रता और धर्म का अभ्यास और प्रचार करना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन सा? 26 और 27। ठीक है भाई। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अपना कमेंट सेक्शन के द्वारा अपना आंसर बताएंगे। बताइए, मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में संघ का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय? नहीं। किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर? नहीं। किसने किया था? वीर सिंह पंतुलू। ठीक है। वीर सिंह पंतुलू। आगे देखिए, युवराज सिंह पंतलू ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्गठन, है ना, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में संघ का गठन किया था। वह एक समाज सुधारक और लेखक थे। कौन? युवराज सिंह पंतलू। महिला के अधिकारों की वकालत की और उस समय प्रचलित कई सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की दिशा का काम किया। ठीक है। उन्होंने 1891 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और विधवाओं को सहायता प्रदान करना था। ठीक है। सामाजिक सुधारों और महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनके प्रयास सराहनीय थे। क्या थे? सराहनीय थे। और उनका समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ठीक। आगे देखिए, 20वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह वर्जित था। ठीक है। 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह वर्जित था। यह प्रथा भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित थी, लेकिन व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है। समाज सुधारकों और कार्यकर्ताओं ने इस प्रथा को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया। 19वीं शताब्दी के दौरान इस आंदोलन ने गति पकड़ी और इस उद्देश्य का समर्थन करने पर कई संघों का गठन। ठीक। फास्ट चलेंगे थोड़ा सा। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया, सती प्रथा को उन्मूलन किया और महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। ठीक है। महिला के अधिकारों की वकालत की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक अन्य समाज सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इसने समर्थन किया था। ठीक है भाई।
स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती एक धार्मिक और आर्य समाज संस्थापक थे, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना आप मुझे बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आप क्या कहोगे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बताइए, उड़ीसा उड़ीसा उच्च न्यायालय नियुक्त में से उड़ीसा राज्य के किस भाग में स्थित है? राउरकेला उड़ीसा में? ही नहीं, लेकिन यहाँ नहीं है। ब्रह्मपुत्र नहीं है। कहाँ पर है? कटक। कहाँ पर है? कटक के अंदर, ठीक है। आगे चलिए। उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में स्थित है, जो पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा का एक हिस्सा है, ठीक है। पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा का एक हिस्सा है, ठीक है। उड़ीसा उच्च न्यायालय भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसकी स्थापना 26 जुलाई 1948 को हुई थी, ठीक है। सबसे पुराना है, ठीक है। उड़ीसा उच्च न्यायालय भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसकी स्थापना 26 जुलाई 1948 को हुई थी। याद रखना इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार ओडिशा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है, ठीक है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार ओडिशा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है, ठीक है। आगे चलिए। कटक को ओडिशा की न्यायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। कटक को उड़ीसा की न्यायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, ओडिशा न्यायिक अकादमिक और राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय ओडिशा जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण कानूनी संस्थान हैं, ठीक है। भुवनेश्वर और भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी। और कानूनी राजधानी कौन सी है? न्यायिक राजधानी कौन सी? कटक कहता है, न्याय कटक, ठीक है। और ओडिशा सचिवालय, राज्य विधानसभा और राज्य भवन, गवर्नर हाउस सहित कई अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में, ठीक है। बरहामपुर और राउरकेला उड़ीसा के अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं, लेकिन उनके पास कोई उच्च न्यायालय या महत्वपूर्ण कानूनी संस्थान नहीं है, ठीक है। आगे चले। भारत के नियुक्त में से कौन सा राज्य न्यूनतम राज्य सीमाओं को स्पर्श है, ठीक है। भारत का नियुक्त में से कौन सा राज्य न्यूनतम राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। यानी कि सबसे कम बाउंड्री कौन सा राज्य लगाता है, ठीक है। केरल नहीं, तो तमिलनाडु नहीं, कौन सा हो जाएगा? सिक्किम, ठीक है। आगे देखिए। सिक्किम की सीमा केवल एक भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से लगती है। सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है और यह उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। सिक्किम की सीमा तिब्बत से भी लगती है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी, सबसे बड़ा शहर है। गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की, ठीक है, इंपोर्टेंट हो जाएगी। तीसरी सबसे ऊंची चोटी किसकी है? विश्व की तीसरी सबसे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और तीसरी विश्व की तीसरी है, ठीक है। ओडिशा की सीमाएं 4 राज्यों से लगती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। ओडिशा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 19वां सबसे बड़ा राज्य है और देश के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। ओडिशा की सीमाएं 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। ओडिशा क्षेत्र के हिसाब से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तमिलनाडु की सीमाएं 4 राज्यों से लगती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी से लगती है। तमिलनाडु क्षेत्र के हिसाब से भारत का 10वां सबसे बड़ा हिस्सा है। तमिलनाडु कितना है? 10वां। ओडिशा कौन सा है? 9th पे आता है, ठीक है। और तमिलनाडु कितना है? 10th पे आता है, ठीक है। केरल की सीमाएं 2 राज्यों से लगती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्षेत्रफल के हिसाब से केरल 22वें स्थान पर आता है। किसमें आता है? 22वें स्थान पर आता है। सबसे बड़ा राज्य और यह सबसे बड़ा राज्य और यह देश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। यानी कि 22वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, 28 राज्यों में। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि दर की गई थी, ठीक। कितनी की गई थी? 35%। कितनी थी? 35%, ठीक। आगे देखिए। सकल
प्रत्यक्ष कर संग्रहित किसी भी कटौती या छूट से पहले सरकार द्वारा एक्ट किया गया कर की कुछ राशि है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 तक की अवधि है। ठीक है, 35% की वृद्धि दर इंगित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सकल प्रत्यक्ष पर संग्रहित पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-2023 संग्रहित में 35% अधिक था। यह विकास दर अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत, क्योंकि यह कर सर आधार में वृद्धि और करदाताओं में के द्वारा उच्च अनुपालन का संकेत देता है। उच्च कर संग्रहित से सरकार को अपनी विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं को वित्तीय पोषित करने की मदद मिलती है। ठीक है, बस आपको ये पढ़ना है ताकि आपके एग्जाम में जाकर आपके याद रहे। ये माइंड में अचानक आपको क्या करें टकरा जाएगा जब आपको आगे कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 12 महीने की अवधि जिसके दौरान राजस्व अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष की सबसे सरल परिभाषा है, चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान अर्जित राजस्व मूल्यांकन 1 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 31 मई 2023 को समाप्त होगा। आय विवरणों की गणना वित्तीय वर्ष का मुख्य उद्देश्य है। आय विवरण गणना वित्तीय वर्ष की मुख्य विशेषता है। आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए, राघव चड्ढा में से किस राजनीतिक दल से राज्यसभा सदस्य है। ठीक है, राघव चड्ढा में से किस राजनीतिक दल से यानी कि किस पार्टी से राज्यसभा का सदस्य है। किससे है? आम आदमी पार्टी से। ठीक है, आप। ठीक है, अब देखिए, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य है। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सक्रिय है, लेकिन अब नहीं है भाई। अब कौन सी? बीजेपी। ठीक है, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार के विरोधी योद्धाओं के एक समूह द्वारा की गई थी। और आम आदमी पार्टी सत्ता के विकेंद्रीकरण, भ्रष्टाचार विरोधी और शासन में लोगों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर जोर देती है। इसने दिल्ली में कई नवीन नीतियां लागू की, जिसमें मुफ्त बिजली और पानी की आपूर्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करने वाले मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी योजनाओं के डोर स्टेप डिलीवरी शामिल की। ठीक, इनमें ध्यान रखना, इनमें से एक आध पूछ भी सकते हैं कि केजरीवाल की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने कौन कौन सी वो स्टार्ट की। ठीक है, अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में से एक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी शक्ति थी। कई दशकों में यह राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में रही। ठीक है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। ठीक है, कौन सी? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना 1998 में ममता बनर्जी के द्वारा की गई थी। यह 2011 से राज्य में सत्ता में है। ठीक है, 2011 से इस राज्य की सत्ता में। ठीक है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम AIADMK क्षेत्रीय राजनीतिक दल और जो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में सक्रिय है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और किसने की थी? MG रामचंद्र द्वारा की गई थी। MG रामचंद्र द्वारा की गई थी। किसकी? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ठीक है, आगे चलिए। निम्न में से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकास करना मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामग्री, संस्कृति और समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षण करना हमारी मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर अपना राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन भारत के किसी भी भाग में गुजर जाना, ये क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, भारत के किसी भाग में निवास करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं, यह भी स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना या बसना भारत की
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के सूची नैतिक दायित्व का एक समूह है। इन्हें 1976-42 संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। 11 मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य नागरिकों के बीच राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखिए। देश की रक्षा और देश की रक्षा और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। यह कर्तव्य राष्ट्रीय रक्षा के महत्व पर जोर देना और आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों को देश की सेवा के लिए प्रोत्साहित करना, ये मौलिक कर्तव्य है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और भारत की विविध संस्कृति विरासत का सम्मान करना और संरक्षण करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। यह कर्तव्य वैज्ञानिक सोच, मानवीय मूल्यों और मौजूदा प्रणालियों पर सवाल उठाने और उन्हें सुधारने के महत्व को बढ़ावा देना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आगे देखिए। ओपन एआई को दे गए रक्षा अनुसंधान की कीमत कितनी है? ओपन एआई को दे गए कितनी? 200 मिलियन। ठीक है, 200 मिलियन। कितनी? 200 मिलियन। ओपन एआई में अमेरिका रक्षा विभाग ने 200 मिलियन डॉलर का रक्षा अनुबंधन जीता। ठीक है, अनुबंधन की अवधि 1 वर्ष की है। अधिकांश कार्य वाशिंगटन डीसी क्षेत्र में किया जाएगा। दिसंबर 2024 में ओपन एआई ने एक रक्षा तकनीकी स्टार्टअप अंधुरुल के साथ साझेदारी की। ठीक है, अंधुरुल के साथ साझेदारी की थी। यह सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा मिशनों के लिए उन्नत एआई सिस्टम को तैनात करना केंद्रित है। ठीक है, याद रखोगे? ठीक, वेरी गुड। आगे देखिए। FTX क्रिप्टो कप, है ना, FTX क्रिप्टो कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? स्कूनर से नहीं, किससे? शतरंज से। किससे भाई? शतरंज से। आगे चलिए। देखिए, मैंने ये जितने भी ऑप्शन है, ये मैंने आपको क्वेश्चन वाइज आपको ये मैंने क्या कर रखे हैं, डिस्क्राइब कर रखे हैं। ठीक है, इनकी जो डिटेल्स है वो मैंने क्या कर रखी है, ऑप्शन के आपको लिख के लेकर आया हूँ ताकि टाइम कम लगे और आपका रिविजन ज्यादा हो पाए। ठीक है, विश्व का पहला बिटकॉइन शतरंज टूर्नामेंट, ठीक है, पहला कौन सा है? बिटकॉइन। ये किससे? शतरंज का टूर्नामेंट है। FTX क्रिप्स कप मैग्नस कार्लसन और उनके नए विश्व खिताब चैलेंज के बीच रोमांचक पहले मैच का वादा करता है। ठीक है, कौन सा? FTX क्रिप्स मिशन कार्लेसन और उनके नए विश्व खिताब चैलेंजर के बीच रोमांचक पहले मैच का वादा करता है। यह एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट है। ठीक है, कौन सा है? ऑनलाइन टूर्नामेंट है, ऑनलाइन। ठीक है, यह दुनिया में कुछ शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों को आकर्षित करता है और शतरंज समुदाय में इसके वैश्विक महत्व को योगदान देता है। ठीक, अपने मन में आप गुनगुनाते रहना ताकि आपको ये वहां पे हिट कर पाए। आप सुनते रहेंगे और अपने मन में गुनगुनाएंगे तो आपके जरूर हिट करेगा वहां पे। ठीक है, अब देखिए खेल और इससे ट्रॉफियां, है ना, कौन कौन सी ट्रॉफियां से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, खेल और इनकी ट्रॉफियां। ठीक है भाई, फुटबॉल, फुटबॉल से कौन सी है? फीफा विश्व कप जुड़ा हुआ है। टेनिस से कौन से? विंबलडन चैंपियनशिप। और गोल्फ से कौन सी है? द मास्टर्स, है ना, द मास्टर्स। गोल्फ से कौन सी? द मास्टर्स। क्रिकेट से कौन सी? ICC क्रिकेट विश्व कप, है भाई, ICC क्रिकेट विश्व कप। ठीक है, और अमेरिका और फुटबॉल, अमेरिकी फुटबॉल से कौन से? विंग्स लैम्बार्डी ट्रॉफी, है ना। अमेरिकी फुटबॉल से कौन से? अमेरिकी फुटबॉल है, उससे कौन से? जो वैसे आप सब खाली फुटबॉल पूछे जाए तो आप फीफा विश्व कप बताएंगे, और आपसे अमेरिकी फुटबॉल पूछे जाए तो क्या बताएंगे? विंग्स लोम्बार्डी ट्रॉफी। ठीक है, विंग्स विंग्स लोम्बार्डी ट्रॉफी। रिवाइज करिए, विंग्स लोम्बार्डी ट्रॉफी, विंग्स लोम्बार्डी ट्रॉफी। ठीक है, और बेसबॉल कौन से? कमिश्नर ट्रॉफी। और MLB वर्ल्ड सीरीज, क्या ये? MLB वर्ल्ड सीरीज। ठीक है, और क्या? बास्केटबॉल लेरी ओबराज चैंपियनशिप ट्रॉफी, NBA कहते हैं जिसे। ठीक, रग्बी कौन सी है? वेब एलिस कप। रग्बी कौन सी है? वेब एलिस कप। ऑटो रेसिंग कौन सी है? बोर्गर बोर्ग वार्नर ट्रॉफी, इंडियानापोलिस 500, है ना, इसे याद कर लेना।
ठीक भाई, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फुटबॉल से डूरेंट कप भी है इनमें, टेनिस से विंबलडन, द मास्टर किससे गोल्फ से, आईसीसी किससे क्रिकेट से, विंग्स लोम्बार्डी किसकी अमेरिकी ट्रॉफी है ना फुटबॉल। और बेसबॉल से कौन सी कमिश्नर ट्रॉफी, लेरी ओबरास कौन सी चैंपियनशिप ट्रॉफी कौन सी है, बेसबॉल से। ठीक है, आगे देखिए 2025 में सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसने प्राप्त किया है भाई। 2025 में सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसने प्राप्त किया, पर्यावरणविद पुरस्कार किसने प्राप्त किया, आचार्य प्रशांत ने। किसने कहा था, आचार्य प्रशांत। ठीक है, देखिए आचार्य प्रसाद ने एक दार्शनिक और लेखक हैं, दार्शनिक लेखक हैं। ठीक है, तो सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसने दिया था, ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दिया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रदान किया गया था। विश्व पर्यावरण अब पूछ ले बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप क्या कहोगे, 5 जून को मनाया जाता है। और आपसे पूछ ले बताइए जो आचार्य प्रशांत जी को दार्शनिक एक लेखक है, उसके लिए प्रभावशाली पर्यावरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था, आप क्या कहोगे, ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, पर्यावरणीय जागरूकता के साथ आध्यात्मिक और स्पष्टता को एकीकरण करने के लिए पहचाना गया। ठीक है, किसको, आचार्य प्रशांत जी को। ठीक है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन 2025 में सम्मानित किया गया जो ग्रेट नोएडा में आयोजित है। ठीक, जो ये विश्व पर्यावरण सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित की गई थी, ग्रेट नोएडा में आयोजित की गई, यूपी के अंदर। ठीक है, जलवायु मुद्दों पर युवाओं को जागरूकता और शिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी द्वारा ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 2030 शुरू की गई है ना। वे एक वेदांत शिक्षक है, प्रशांत आदरव फाउंडेशन किस संस्थापक है। ठीक है, किसके, प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन के क्या संस्थापक, कौन, आचार्य प्रशांत। ठीक है, 160 प्लस पुस्तकों के लेखक और आंतरिक परिवर्तन और सामाजिक जिम्मेदारियों पर केंद्रित है। ठीक है, आंतरिक परिवर्तन इंसान के अंदर आर्थिक और सामाजिक की जो सामाजिक पर जिम्मेदारियां उनके ऊपर वो केंद्रित है। ठीक है, आगे देखिए चित्रकारी पटचित्र शैली में से किस की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला है, किसकी, ओडिशा की। किसकी, पटचित्र, ओडिशा की। ठीक, आगे देखिए चित्रकारी पटचित्र शैली ओडिशा की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला रूप एक है। ठीक है, चित्रकारी की पटचित्र शैली एक पारंपरिक कपड़ा आधारित स्क्रॉल सूची चित्रकारी है। यह ओडिशा की प्राचीन कलाकार कृतियों में से एक है। यह ओडिशा की सबसे प्राचीन कलाकृतियों में से एक है। ठीक है, आगे देखिए कलमकारी आंध्र प्रदेश में उत्पादित एक प्रकार का हाथ से चित्रित या ब्लॉक मुद्रित सूची कपड़ा है। मंदाना चित्रकारी राजस्थान की दीवार और फर्श की चित्रकारी है। मंदाना चित्रकारी राजस्थान की दीवार और फर्श की चित्रकारी है। मधुबनी चित्रकारी बिहार की लोक चित्रकारी है। यह प्रसिद्ध लोक कोणार्क मंदिर ओडिशा में स्थित है। ठीक है, मधुबन चित्रकारी बिहार की लोक चित्रकारी है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर ओडिशा में स्थित है। ठीक है, मधुबनी किसकी, बिहार की। ठीक है, मंदाना किसकी है, राजस्थान की। कलमकारी किसकी है, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, याद रखोगे कोणार्क किसकी है, ओडिशा की। कोणार्क ओडिशा में स्थित है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। ठीक, आगे देखिए भारत के सबसे समुद्री क्षेत्र एनबीएफसी का क्या नाम है, एनबीएफसी का। ठीक है, समुद्री क्षेत्र एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है ना, क्या नाम, क्या कहते हैं, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आगे देखिए भारत का पहला समुद्री एनबीएफसी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया गया था। SMFCL लिमिटेड में से क्षेत्रीय विशिष्ट वित्तीय समाधान प्रदान करता है। पोर्टल MSC स्टार्टअप समुद्री संस्थान सागर सेतु प्लेटफॉर्म के प्रशासन से बढ़ावा मिलेगा। परिचालन दक्षता काराकोरम में आसानी। ठीक है, आगे देखिए एक मानकीकरण दरों का पैमाना SOR
पैम्फलेट जारी किया गया ताकि समान बंदरगाह शुल्क सुनिश्चित हो सके। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों में से ग्रीन गेटवे रिपोर्ट का अनावरण करने के लिए बंदरगाहों का ग्रीन हाउस या ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र में परिवर्तन कर सके। मंत्रालय ने CDAC के साथ एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया। डिजिटल केंद्र उत्कृष्टता स्थापित करने के लिए समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन का समर्थन किया। देखिए दोबारा पढ़िए। मानवीकृत दरों का पैमाना SOR टेम्पलेट जारी किया गया ताकि समान बंदरगाह शुल्क सुनिश्चित हो सके और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों में से, ठीक है, ग्रीन गेटवे रिपोर्ट का अनावरण करने के लिए बंदरगाह का ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र परिवर्तन किया गया। और मंत्रालय CDAC के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया गया। डिजिटल केंद्र उत्कृष्टता स्थापित करने के लिए समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन का समर्थन किया गया। ठीक, किसके द्वारा? NFC जो 5G के लिए 5G तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है, जो 5G आपका आया है इससे किस सिद्धांत पर कार्य कर रही है? FDD पर नहीं, TDM पर नहीं, AM पर नहीं, ये कर रही है OFDM पर। ठीक है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवाइसिंग मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग। आगे देखिए, 5G तकनीक मुख्य रूप से ऑर्थोगोनल और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, OFDM किस पर आधारित है? OFDM पर आधारित है। एक डिजिटल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन स्कीम है जो उपलब्ध बैंडविड्थ को कई ऑर्थोगोनल सब कैरियर में विभाजित करती है जो एक साथ निपटता है। ठीक है, उपलब्ध स्पेक्ट्रल के कुशल उपयोग की अनुमति देता है। वे प्रत्येक उपवाहक को एक अलग डेटा स्ट्रीम के साथ संशोधित किया जाता है। ठीक है, संशोधित किया जाता है। OFDM मल्टी पाथ फेडिंग और हस्तक्षेप के प्रतिरोध के लिए जाना जाता है, जो इसे 5G सहित आधुनिक नेटवर्क या वायरलेस संचार के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। ठीक है, आगे देखिए। मनिका बत्रा नियुक्त में से किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा नियुक्त में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, हॉकी से नहीं, क्रिकेट से नहीं, किससे? टेबल टेनिस। ठीक, आगे देखिए। टेबल टेनिस, इस खेल का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था, याद रखना। टेबल टेनिस नाम 1921-1922 में अपनाया गया था। टेबल टेनिस, जिसे मुख्य रूप से पिंग पोंग, क्या कहते हैं, पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है, एक तेज गति वाला रैकेट खेल है। ठीक है, जिसमें असाधारण हाथ आंख समन्वय आवश्यकता होती है। टेबल टेनिस का वैश्विक सहायक निकाय अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ महासंघ ITTF है, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। तकनीक स्प्रिंग्स, ग्रिप, शेक हैंड। ठीक, आगे देखिए। मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से, सही बात है। वह दिल्ली की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली? दिल्ली की। 2011 में उन्होंने चिली ओपन के अंडर 21 वर्ग में रजत पदक जीता था। उन्होंने 2015 में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 पदक जीते थे। उन्होंने 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। दक्षिणी एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बत्रा महिला एकल स्पर्धा के तीसरे दौर में पहुंच गई और एकल स्पर्धा में ओलंपिक तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय पैडलर बन गई। ठीक है, पहली भारतीय पैडलर बन गई। ठीक है, 2020 में ग्रीष्मकालीन में। ठीक है, आगे देखिए। हॉकी आमतौर पर 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं के बीच खेली जाती है, जिसमें एक गोलकीपर भी शामिल होता है। खेल एक आयताकार मैदान में खेला जाता है।
यानी रेक्टेंगुलर मैदान में खेला जाता है जिसमें प्रत्येक छोर पर एक गोल होता है। मैदान आमतौर पर 10 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता है। 10 गज लंबा, 60 गज चौड़ा होता है। बैडमिंटन बैडमिंटन क्रिकेट के बाद यह भारत के दूसरे सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है। भारत में बैडमिंटन का प्रबंध भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत में बैडमिंटन का प्रबंधन भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। सॉरी, क्रिकेट देखिए। क्रिकेट एक बल्ले और गेंद का खेल है जो अपने विभिन्न प्रारूपों और उत्साहती प्रसंग आधार पर के जाना चाहता आधार पर आधार के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह दो टीमें के बीच खेला जाता है। इसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों शामिल होती हैं। यह भारत का सबसे ज्यादा लोकप्रिय या खेले जाने वाला खेल है। ठीक है, आगे देखिए। NACH 3.0 कब लॉन्च किया गया? NA 3.0 कब लॉन्च किया गया? जुलाई 2025 के अंदर। ठीक है, जुलाई 2025 के अंदर। मैं आपसे जो कहता है ना कि बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट से आग्रह करा रहा हूँ, इससे बेफिक्र रहना। ठीक है भाई। NACH 3.0 जुलाई 2025 में NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह तेज अब ये किया जा चुका है ना भाई, अब किया जा चुका है जुलाई 2025 में। आप क्या चल रहे हैं भाई? सितंबर चल रहा, लास्ट चला सितंबर में। यह तेज वेतन, क्रेडिट, EMI भुगतान और म्यूचुअल फंड SIP संस्करण को संरक्षण करता है। मुख्य आधार बढ़ी हुई सुरक्षा, बेहतर उपयोगकर्ता इंटरफेस और ये क्या है, इष्टतम फाइनल हैंडलिंग। आगे देखिए। NACH 3.0 जुलाई 2025 में NPC भारतीय राष्ट्रीय भुगतान द्वारा लॉन्च किया जा गया। यह तेजी सेम आगे दोनों होंगे। बढ़ती मुख्य आधार सुधार क्या है? बढ़ती हुई सुरक्षा, बेहतर बेहतर प्रणालियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इष्टतम फाइनल हैंडलिंग। ठीक है, आगे देखिए। गंधार कला शैली की प्राथमिक विशेषता क्या थी? ठीक है, गंधार कला शैली की प्रथम या प्राथमिक विशेषता क्या थी भाई? हेली ये हेलिनिस्टिक कला के प्रभाव के लिए जानी जाती थी। ठीक है, ये हेलिनिस्टिक कला के प्रभाव के लिए जानी जाती थी। ठीक है, गंधार कला हेलेनिस्टिक कला के प्रभाव के लिए जाना जाता है। यह प्रभाव गंधार मूर्ति के मानव शरीर की सुंदरता और रचना और मांसपेशियों की सुरक्षा प्रदर्शन करना, वस्त्र और अपनी सलवटें और चेहरा का अंकन आदि विशेषता का उपयोग में स्पष्ट है। ठीक है, बुद्ध को अक्सर लहराते बादल, दाढ़ी और प्रभामंडल के साथ चित्रित किया जाएगा। ये सभी विशेषताएं हेलेनिस्टिक कला में आम थी। ठीक है, इसके अलावा गंधार मूर्तियां बुद्ध को उनके जीवन और उनके दृश्य और उनको चित्रित करती है। हेलेनिस्टिक कला की एक विशेषता भी है। ठीक है, गंधार कला शैली पहली शताब्दी ईसा पूर्व में 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व अब उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान कला कला फूला। ठीक है, आगे देखिए। छऊ नृत्य, मार्शल परंपरा, मंदिर अनुसंधान आदि का मिश्रण एक भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? ठीक है, दक्षिण में नहीं, छऊ दक्षिण में नहीं पाया जाता, पश्चिम में नहीं पाया जाता, उत्तरी में नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता? पूर्व में पाया जाता। ठीक है, पूर्वी था करेक्ट। आगे देखिए। छऊ छऊ नृत्य एक पारंपरिक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के पूर्वी क्षेत्र में हुई थी। इसमें मार्शल परंपरा, जनजातियों और क्षेत्र लोक नृत्य रूपों और मंदिर अनुसंधान का मिश्रण है। यह नृत्य धार्मिक त्योहारों और दुर्गा पूजा, होली और दिवाली जैसे अवसरों के दौरान किया जाता है। ठीक है, छऊ नृत्य परंपरा जिसकी उत्पत्ति भारत के पूर्वी क्षेत्र में हुई है। यह मार्शल परंपराओं, जनजातीय लोक नृत्य
रूप और मंदिर और अनुष्ठान मिश्रण है। यह धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा है, होली और दिवाली के अवसर पर किया जाता है। कला हिंदू पात्रों की चित्रित करने और उन्हें मुखौटे विशिष्ट पोशाक पहनते हैं। छऊ नृत्य जीवंत और ऊर्जावान रूप में कालाबाजारिया तेज कदम ताल शामिल है। ठीक है, आगे देखिए। भारत के उत्तरी क्षेत्र कथक और शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। भारत के पश्चिम क्षेत्र में गरबा और डांडिया जैसे लोक नृत्य हैं। गरबा और डांडिया ये कहाँ पर? गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, और गुजरात भी किसमें पड़ता है? पश्चिम पड़ता है। भारत के दक्षिण क्षेत्र में भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी हैं। कुचिपुड़ी कहाँ की है भाई? आंध्र प्रदेश की है ना। और ये किसका? भरतनाट्यम किसका? तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। ठीक है, आगे देखिए। तेलंगाना गठन तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को मनाया जाता है। सही है, ठीक, सही बात, 2 जून को मनाया जाता है। ठीक, तेलंगाना गठन दिवस हर साल 2 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 2025 में समारोह गगन मार्ग नकवली और परेड ग्राउंड ग्राउंड सिकंदराबाद के भव्य आयोजन में शामिल है। ठीक है। जापानी प्रतिनिधिगण ट्यूटाक्यूशन शहर में समारोह में भाग लेने, कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया जाएगा। तेलंगाना का आंध्र प्रदेश के साथ 1 नवंबर 1956 को विलय हो गया आंध्र प्रदेश, लेकिन एक तेलुगु भाषाई राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, आगे देखिए। तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत 1969 में, फिर से 1972 में विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई। दशकों के आंदोलन के बाद तेलंगाना विधेयक फरवरी 2014 में पारित किया गया। तेलंगाना आधिकारिक तौर पर 2 जून 2014 को एक राज्य बन गया और जिसे 57 साल का संघर्ष समाप्त हुआ। ठीक है, 57 साल बाद दोबारा क्या होगा भाई? अपना अलग राज्य होगा। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध नर्तकी है। किसकी? मणिपुरी की नहीं, कुचिपुड़ी की नहीं, ओडिसी की नहीं, किसकी? कथक की। ठीक है, आगे देखिए। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है जिसका जन्म 17 फरवरी 1949 को भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। कथक नृत्य शैली अपने जटिल कदम ताल, लयबद्ध सलिलता, गतिविधियों और चेहरे के हाव भाव के लिए जानी जाती है। शोभना नारायण को नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें पद्मश्री और संगीत नाटक आदि पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, वह कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा समारोह में भी हिस्सा रही और दुनिया भर के प्रसिद्ध कलाकारों के साथ सहयोग किया। मणिपुरी कुचिपुड़ी और ओडिसी भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाते हैं और उनकी अपनी अनूठी शैली के उत्पत्ति है। ठीक है, आगे देखिए। मणिपुरी देखिए, मणिपुरी की प्रसिद्ध नर्तक कौन है और किसके लिए कौन कौन इनसे लिए प्रसिद्ध है? दसना और झावेरी, है ना, झावेरी बहन है। और बिम्बावती देवी, गुरु विपिन सिंह और एलम इंदिरा देवी, ये किसकी? मणिपुरी की। मणिपुरी के लिए कौन कौन सी जान जाए? दर्शना नैना और क्या क्या नाम? झावेरी बहना, दर्शना नैना कावेरी, है ना, ये सब क्या है? मणिपुरी की नर्तक है। ठीक है। बिम्बावती देवी, बिम्बावती याद रखो, बिम्बावती किससे? मणिपुरी से। बिम्बावती किससे? मणिपुरी से। गुरु विपिन सिंह किससे? गुरु विपिन सिंह किससे? मणिपुरी से। गुरु विपिन सिंह किससे? मणिपुरी से। एलम इंदिरा देवी किससे है? मणिपुरी से। मैंने इतना फास्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप अब डायरेक्ट, अब कल 29 तारीख को आपका एग्जाम है तो आप उसमें अपना अच्छा से अप्रोच कर पाए। ठीक है, ठीक भाई, आगे देखिए। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस्सा है। कुचिपुड़ी से कौन सा राजा और राधा रेड्डी, है ना, यामिनी रेड्डी, और ये क्या है? वेम्पति चिन्ना, वेम्पति सत्यम, और वेम्पति चिन्ना सत्यम शोभा नायडू, है ना, और शोभा नायडू। शोभा और इसमें क्या है? शोभना नारायण। ठीक है, ये देखना, शोभा और शोभना, इन दोनों में कन्फ्यूज मत करना। ठीक है भाई। ओडिसी से कौन सी है? माधवी, माधवी मर्दल, माधवी मर्दल, सोनल मानसिंह, कैलुचरण और कैलुचरण महापात्र, और सुजाता, संयुक्ता पहानी की, है ना, सुजाता भी सही सम्मिलित ओडिसी से। ठीक है, याद रखोगे। बिरजू से देखिए, बिरजू महाराज, महाराज कहीं भी आ जाए, किसके है? कथक से संबंधित है। सोमना, सोमना नारायण किससे है? कथक से। कुमुदनी लाखिया किससे है? कथक से। पंडित दुर्गावत
दुर्गालाल किससे? कथक से। पंडित दुर्गालाल किससे? कथक से, ठीक है। और गुरु विपिन सिंह, गुरु कहीं भी आ जाए, गुरु किससे? मणिपुरी से रहेगी। गुरु किससे? मणिपुरी से, रूट वर्ड है गुरु, ठीक है। कुचिपुड़ी अंदर रेड्डी, रेडी, रेडी किससे? कुचिपुड़ी से, ठीक है। आगे देखिए, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? प्रथम में नहीं, द्वितीय में नहीं, तृतीय में नहीं, कितु सप्तम में, सातवीं में की गई थी, ठीक है। सही कह रहा हूँ मैं? देख लो एक बार। ठीक, मैं सही कह रहा हूँ ये, ठीक। देखिए, जवाहर योजना 1989 में, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990 के दौरान शुरू की गई थी। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई थी। यह प्रमुख राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम था। रोजगार रोजगार उत्पन्न करें, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प अल्प रोजगारों के लिए अतिरिक्त वेतन के रोजगार के अवसर प्रदान करें। बुनियादी ढांचा बनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नहर और सिंचाई, स्कूल और अस्पताल जैसे आर्थिक और सामाजिक दुनियाई बुनियादी ढांचे का विकास करना, ठीक है। आगे देखिए, गरीबी काम करें, है ना, गरीबी कम करें। बढ़ती हुई आय और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने के माध्यम से ग्रामीण लोगों को जीवन स्तर में सुधार करना संबंधित है। अन्य विकल्प गलत हैं, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना 1951-1956 में शुरू की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पूछ सकता है, बताइए पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, और तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 1966 में शुरू की गई थी, ठीक है। याद रखो। आगे देखिए, 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 2025 के शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 100वीं नहीं, 105वीं नहीं, 110वीं थी क्या? नहीं, क्या थी? 115वीं, क्या थी? 115वीं शांति सूचकांक में, ठीक है, याद रखना। आर्थिक और शांति सूचकांक AIEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2025 जारी किया जाएगा। औसत वैश्विक शांति 0.36% कम हो गई है, जिसका कारण भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता है, ठीक है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्वक देश बना, ठीक है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्वक देश बना। वह एक ऐसा खिताब जो इसके पास 2008 से है, ठीक है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका MENA क्षेत्र लगातार सबसे कम शांतिपूर्वक है, लगातार 10वें वर्ष के लिए है। इसमें नीचे के 10 देशों में से 4 हैं, ठीक है। भारत का रैंक 115वां है, जिसका GPI स्कोर कितना? 2.0 एंड 2.229, ठीक है, 2.229, ठीक है। जो शांति में कितना? 0.58% सुधार दर्शाता है, ठीक है। कितना परसेंट? 0.58%, ठीक है, यानी कि 58%। पॉइंट के बाद भाई उन्हें एक साथ नहीं पढ़े हैं, किसी भी संख्या को क्या कैसे पढ़ना चाहिए, अलग अलग पढ़ना चाहिए। जैसे 0 पॉइंट हम भी पढ़ लेते हैं, केवल 0.58% होता है, ठीक है। आर्थिक और देख दोबारा पढ़िए, आर्थिक और शांति संस्थान IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2025 का जारी किया गया था, और औसतन वैश्विक शांति 0.36% का कम हो गई है ना, पूरे विश्व की, जिसका कारण भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता है। आयरलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्वक देश बना, आयरलैंड बना है सबसे, आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्वक देश बना। एक ऐसा खिताब जो जिसके पास 2008 से है, ठीक है। ये आइसलैंड के पास कब से? 2008 के पास, 2008 से इसके पास है कि खिताब ये सबसे शांतिपूर्वक रहता है 2008 से, ठीक है। मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका मीना क्षेत्र लगातार सबसे कम शांतिपूर्वक है, ठीक है। मध्य पूर्वी उत्तरी अफ्रीका सबसे कम शांतिपूर्वक है, लगातार 10वें वर्ष के लिए सबसे नीचे 10वें क्षेत्र में देशों में से है, 4 हैं, ठीक है। भारत का 115वां रैंक है, जिसका GPI स्कोर 2.229 है, जो शांति में सुधार कितना दर्शा रहा है? 0.58% सुधार दर्शा रहा है, ठीक है।
आगे देखिए, भारत का रैंक इनसे ऊपर है, ठीक है, यानी कि जो आपके पड़ोसी राज्य हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बांग्लादेश कितने पे, 123 पे, पाकिस्तान कितने पे, 144 पे, और अफगानिस्तान कितने पे, 158 पर है, ठीक है। और हम इनसे ऊपर है, हम कितने पे, 115 पे, ठीक है भाई। भारत कितने पे, 115 पे, ठीक है जी भाई। 163 देशों को और क्षेत्रों को, 23 सांस्कृतिकों और आधार पर 3 डोमेन में रैंक करता है, ठीक है। जीपीआई किससे करता है, 163 इस पे देश है और 23 संकेतकों को 3 डोमेन के में रैंक करता है। सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण, जल चल रहे घरेलू अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यकरण। आगे देखिए, संगीत नाटक अकादमी ने अपना मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी कब अपनाया था, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी ने अपना मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी कब अपनाया था, 11 जनवरी 1962 को नहीं, 11 नवंबर 1961 को नहीं, 11 दिसंबर 1961 को नहीं, 11 सितंबर 1961 को, ठीक है भाई। आगे देखिए, संगीत नाटक अकादमी भारत भारत में संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी संगठन के संविधान और उद्देश्य को परिभाषित करता है। संगीत नाटक अकादमी 11 दिसंबर 1961 को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपनाया था, ठीक है। आगे देखिए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश के विभिन्न हिस्सों में इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं। अकादमी भारत की पारंपरिक कला कलाओं को बढ़ावा देती है और संरक्षित करती है और अभिव्यक्तियों के नए और अभिनव रूपों को भी प्रोत्साहित करती है। अकादमी भारत की पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देती है और संरक्षित करती है, अभिव्यक्ति के नए अभिनव रूपों की प्रोत्साहन करती है। संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य नाटक के क्षेत्र उत्कृष्ट कलाकारों और विद्वानों को पुरस्कार और फेलोशिप भी प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मरुंडू नगर पालिका को किन किन नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए वर्नाकुलम 5 अपार्टमेंटों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। भाई क्वेश्चन दम है, हम भी क्वेश्चन में दम है। देखिए, 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मरडू नगर पालिका को किन नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए वर्नाकुलम के 5 अपार्टमेंटों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश का अधिनियम नहीं, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम नहीं, तटीय विनियम और CRZ नियम का, ठीक है। आगे देखिए, केरल के वर्नाकुलम ने मरडू नगर पालिका ने तटीय विनियम क्षेत्र CRZ कोस्टल रिजर्व जोन नियमों का उल्लंघन करते हुए 5 अपार्टमेंट पारित और निर्माण की अनुमति दी। ये नियम 1951 के तट के किनारे विकास गतिविधियों को विनियमित करने और तटीय पर्यावरण को संरक्षण से बचाने के लिए पेश किया गया, ठीक। CRZ नियम उच्च ज्वार रेखा के 200 मीटर के भीतर निर्माण पर रोक लगाने और खनन पुनर्ग्रहण और बांधबंदी जैसी कुछ गतिविधियों की प्रतिबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, अपार्टमेंट को गिराने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश क्षेत्र के निवासियों द्वारा दायर ऑफ याचिका के जवाब में आया, ठीक, जिन्होंने निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंता जताई थी। दिवस जनवरी 2020 में किया गया और यह देश में पर्यावरण नियमों को लागू करने की
दिशा को एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, देखिए अपार्टमेंट को गिराने और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश क्षेत्र निवासियों द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया था, जिन्होंने निर्माण के पर्यावरण प्रभाव के बारे में चिंता जताई। और दिवस जनवरी 2020 में किया गया था, यह देश के पर्यावरण नियमों को लागू करने और दिशा को व्यक्त करने। खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन आप तो छेड़ देखें। हरित राष्ट्रीय हरित अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिनियम एनजीटी एक वैश्विक न्यायालय है जो पर्यावरण विदों और उल्लंघनों को निपटाती है। ठीक है, पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने पर एनजीटी एनजीटी ठीक है, एनजीटी ये है। ठीक, एनजीटी उद्योगों को बंद करने का आदेश दे सकता है या जुर्माना लगा सकता है। इससे भारतीय संविधान को अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा आधार पर तैयार किया गया है, जो भारत के निवासियों को स्वस्थ वातावरण अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 21 में पता है आपको क्या है, निजता का अधिकार है ना। आगे देखिए, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। यह एक कानून है जो भारत के जल प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम में पारित किया गया। यह अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, कब आया था? 1974 में। जोखिम युक्त अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम। यह नियम जोखिम पूर्ण कचरे के उपचार प्रबंधन को निपटाना से संबंधित है। ठीक है, याद रखो। आगे देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध भवन थिकसे मठ भारत के किस केंद्र राज्य प्रदेश में है? किस, केरल में है भाई? नहीं। हिमाचल प्रदेश में? बताओ। हिमाचल प्रदेश में नहीं। पुडुचेरी में? हाँ भाई, पुडुचेरी में। बताओ, लगा दूं? नहीं। किस में लगता है? ठीक है, ये आप बोर हो रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा इंटरटेनमेंट मिला है आपको। ठीक से मठ लद्दाख में सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठों में से एक है, जो लेह से लगभग 19 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, पूर्व की ओर चलोगे जब लेह से आप, जब 19 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है, यह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और आसपास की घाटी और पहाड़ों को अद्भुत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, अद्भुत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, यह मठ 12 मंजिला है। ठीक है, कौन सा? ठीक से मठ यह क्या 12 मंजिला है। इसमें कई प्रार्थनाएं, स्तूप और बुद्ध की मूर्तियां भी हैं। लगभग 20 भिक्षुओं के आवास हैं। ठीक है, सॉरी 80 भिक्षुओं के आवास हैं। ठीक है, तिब्बती कैलेंडर के चंद्र माह में मनाया जाने वाला यहाँ थिक से गुटरकर उत्सव पर्यटकों और भक्तों के लिए प्रमुख आकर्षक है। ठीक है, पर्यटक जाते हैं उनके लिए भी बहुत आकर्षक होता है। ठीक है, आगे देखिए, पुडुचेरी के दक्षिण भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अपना फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला और शांत शांत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। ठीक है, पुडुचेरी के दक्षिण भारत में केंद्रीय शासित प्रदेश है जो अपनी फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला शांत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। इसमें कोई महत्वपूर्ण बौद्ध विरासत स्थल नहीं है। ठीक है, नहीं है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत का एक राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इसमें कई प्राचीन बौद्ध मठ हैं, जिसमें प्रसिद्ध है तांबो मठ, ये बौद्ध मठ है। धनकर मठ है भाई, धनकर मठ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बौद्ध मठ बहुत पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में। केरल दक्षिण भारत का एक राज्य है जो अपने वेक वाटर समुद्री तटों और आयुर्वेदिक उपचारों के लिए जाना जाता है। इसमें कोई महत्वपूर्ण बौद्ध विरासत स्थल नहीं है। ठीक है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश में है गया, पुडुचेरी में नहीं है और केरल में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा लोकवाद्य यंत्र का उदाहरण है? गिद्दा नहीं, मुनारी नहीं, लूर नहीं, खिचड़ी खिंजरी। ठीक, खिंजरी। देखिए आगे, लोक वाद्य यंत्र एक संगीत वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर एक विशेष संस्कृति या क्षेत्र से जुड़ा होता है। ठीक है, पेशेवर संस्कृतियों के बजाय आम द्वारा बजाया जाता है। खंजरी एक लोक वाद्य यंत्र है। खंजरी क्या है? एक लोक वाद्य यंत्र उदाहरण है। यह एक छोटा हाथ में पकड़ा जाने वाला ताल वाद्य यंत्र है। ठीक है, जो आमतौर पर ईरान और मध्य पूर्व
अन्य हिस्सों में पारंपरिक संगीत उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, गिद्दा भारत के पंजाब में पारंपरिक लोक नृत्य है। गिद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है बार बार। ठीक है, इसके साथ आमतौर पर ढोल, एक बड़ा पीपा के आकार का ड्रम और तुबती, एक छोटा तार वाला वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, मुनारी एक प्रकार का ढोल है जिसका उपयोग भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के संगीत में किया जाता है। ठीक है, इसे लड़कियों से बजाया जाता है और अक्सर धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह में, कहाँ पर, धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह में इसका उपयोग किया जाता है। मुनारी एक प्रकार का ढोल है जिसका उपयोग भारत के उत्तराखंड और गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, याद रखना होगा। मुनारी का कहाँ प्रयोग किया जाता है? लूर एक प्रकार की बांसुरी है, एक प्रकार की बांसुरी है जिसका उपयोग भारत के उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र में संगीत में किया जाता है। यह बांस से बनाया जाता है। इसमें वायु फूंक बजाकर, या फूंक मारकर या फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, किस विटामिन कमी से एनीमिया होता है? विटामिन ई की कमी से? नहीं। विटामिन डी की कमी से? नहीं। विटामिन बी की कमी से, B3 की, विटामिन B12 कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, आगे देखिए, मैं इसलिए नहीं बता रहा वहाँ पे ऑप्शन को आपको, क्योंकि मैंने आपके ऑप्शन की डिटेल आगे करवा रखी है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको क्या नहीं बता रहा, उसकी डिटेल पता नहीं था। ठीक है भाई, याद रखोगे। देखिए आगे, विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाती है, ये हमारे पूरे शरीर में क्या पहुंचाती है? ऑक्सीजन पहुंचाती है। ठीक है, लार को क्या पहुंचाती है? विटामिन, लार और कोशिकाएं जो ये हमारे पूरे शरीर में क्या पहुंचाती है? ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। पर्याप्त विटामिन B12 के बिना शरीर पर्याप्त स्वस्थ लार कोशिकाओं का उत्पादन करने असमर्थन है। ठीक है, जिसके मेगालोप्लास्टिक एनीमिया नामक स्थिति उत्पन्न होती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लक्षणों में थकान, कमजोरी, सांस लेने तकलीफ और पीली त्वचा शामिल है। विटामिन B12 की कमी से न्यूरोलॉजिकल लक्षण होता है, न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी हो सकते हैं, जिससे हाथ और पैरों के झुनझुनू या सुनसुनता चलने में कठिनाई और याददाश्त संबंधी समस्याएं हो सकते हैं। किसकी कमी से? विटामिन B12 कमी से। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, विटामिन ई की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, दृष्टि संबंधित समस्याएं होती हैं। विटामिन ई की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, दृष्टि संबंधित समस्याएं होती हैं, कमजोर प्रतिरक्षा कार्य हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कमजोर हो सकती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और अस्थिभंग का खतरा बढ़ सकता है। विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा नामक स्थिति हो सकती है, जिसमें त्वचा पर भगते भगते दस्त और मानसिक भ्रम जैसे लक्षण होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे गहन भाई समझ में आ गया ना। इसमें देख, कमजोरी विटामिन ई के द्वारा क्या होती है? मांसपेशियों में कमजोरी होती है, दृष्टि यानी कि देखने के संबंध में कमजोरी होती है, कमजोर पर इस तरह से हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और अस्थिभंग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, और B3 कमी से क्या होता है? B3 कमी से पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा नामक स्थिति हो जाती है, जो त्वचा और भगते दस्त और मानसिकता भ्रम जैसे लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशाखापट्टनम जिले की अराकू घाटियों की जनजाति द्वारा किया जाता है? ठीक है भाई, विशाखापट्टनम की अराकू जनजाति द्वारा कौन सा किया जाता है भाई? चक्र किया जाता है, दिमसा, कजरी, वाचो, बताइए कौन सा किया जाता है? कौन सा किया जाता है? दिमसा किया जाता है। कौन सा किया जाता है भाई? दिमसा किया जाता है। ठीक है, दिमसा विशाखापट्टनम जिले में अराकू घाटी की जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। दिमसा एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो शादियों, त्योहारों और अन्य समारोहों जैसे विभिन्न अवसरों के दौरान किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा गोलाकार रूप में किया जाता है, जिसमें नर्तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर समकालिक तरीके से चलते हैं।
यह नृत्य ढोल, मादल और झांझ जैसे विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों की धुन के साथ होता है। ठीक है, किसके? ढोल के साथ, मादल के साथ और झांझ जैसे विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों के धुन के साथ होता है। ठीक है, आगे देखिए। चक्री राजस्थान और गुजरात के लोकप्रिय लोक नृत्य शैली है, जिसमें डांडिया, छड़ पकड़कर गोलाकार घूमना शामिल है। ठीक है, छड़ पकड़ गोलाकार घूमना शामिल है। राजस्थान की कंजर जनजाति है ना, राजस्थान की कंजर जनजाति अपने चक्री लोक नृत्य के लिए जानी जाती है। ठीक है, कंजरी बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोकप्रिय एक लोक नृत्य है जो कजरी उत्सव के दौरान किया जाता है। ये खासकर शाहाबाद, मंगेर और भोजपुर भोजपुर के इलाकों में इसे काफी पसंद किया जाता है। ठीक है, वांचो अरुणाचल प्रदेश की वांचो जनजाति द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। ठीक है, मनोरंजन और विश्राम के लिए किया जाता है। आगे देखिए। इंडिया इंट्रा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी की लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2006 में की गई थी क्या? हाँ भाई, 2006 में की गई थी। हाँ, 2006 में की गई थी। ठीक, सॉरी। देखिए, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्था है जो भारत के बुनियादी ढांचे पारंपरिक योजनाओं को दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करती है। आई आई एफ सी एल आई एफ सी एल याद रखो, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2006 में की गई थी। आई आई एफ सी एल की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। आई आई एफ सी एल का प्रमुख उद्देश्य व्यवहारिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए योजनाओं के माध्यम से विवाह व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, आगे देखिए। आईआईएफसीएल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण वृद्धि सुविधा भी प्रदान करता है, जो उधार लेने की लागत को कम करने और निवेशकों के लिए परियोजना को अधिक आकर्षक बनाने में मदद करता है। सरकार ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई बनाने के लिए आईआईएफसीएल को दो अन्य राज्यों के स्वामित्व वाली बुनियादी ढांचा वित्त पोषण कंपनियों के साथ विलय करने की योजना की घोषणा की है, जो देश के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अधिक धन मुहैया करा सकता है। आए समझ में कुछ? देखिए, आईफीसीएल बुनियादी ढांचा परियोजना ऋण वृद्धि सुविधा भी प्रदान करता है, उधार लेने की लागत को कम करने और नियमन कर सकता है। ठीक है, ये सही यहाँ तक। भारत सरकार की बड़ी कार्यवाही बनाने और दो अन्य स्वामित्व वाली बुनियादी ढांचा वित्तीय पोषण को करने के लिए घोषणा करता है, जो देश के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अधिक मुहैया कराता है। ठीक है, खास कुछ है नहीं इसमें वैसे। चले आगे चले। इंपोर्टेंट फैक्ट देखा करो अब वैसन भाई। सितंबर 2013 में आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रासंगिक विवेकपूर्ण दिशा निर्देश का पालन करते हुए आईआईएफसीएल को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एनडीआईएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया था। ठीक है, कब? 2013, सितंबर 2013 में, याद रखना। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ। ठीक है, क्या किया गया था? एनएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया था। ठीक है, देश के हवाई अड्डों और नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हाल ही में आईआईएफसीएल द्वारा 88 यानी कि 8,800 करोड़ रुपए के ऋण अधिकृत किया गया था। किसके लिए? नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के लिए आईआईएफसीएल द्वारा 8,800 करोड़ रुपए का ऋण अधिकृत किया गया था, प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। नियुक्त में से किस महीने में डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी? ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ ने कितने 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में
शपथ ली थी? कब ली थी भाई? अक्टूबर 2022 में, नवंबर 2022 में, अगस्त 2022 में नहीं, सितंबर 2022 में, ठीक है। कब ली थी? सितंबर 2022 में ली थी, ठीक है। आगे चलिए। डिवाइस, सॉरी, मैंने नवंबर है यार, गलती लगा दी, गलती से गलती हो गई भाई, गलती हो गई, ठीक है। कब ली थी? नवंबर 2022 में, ठीक। सॉरी भाई इसके लिए, ह्यूमन एरर कभी हो सकता है, ठीक है। दिल से सॉरी भाई, दिल से, ठीक है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, ठीक है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और 10 नवंबर 2022 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। भारत वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति NB रामन्ना के स्थान पर आया था, ठीक है। किसके? रामन्ना के स्थान पर आया था, ठीक है। उनका जन्म 11 नवंबर 1959 को मुंबई, भारत में हुआ था। वह YV चंद्रचूड़ के बेटे थे। YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले वीवाई चंद्रचूड़ ने 2016 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य किया था, ठीक है। आगे देखिए भाई, इन्हें आप एक बार अपना आंखों के आगे के निकाल जाइए, ताकि आपको एक पेपर में अच्छे से याद आ पाए, ठीक है। भारतीय संविधान भारत संविधान राष्ट्रपति के अगले मुख्य न्यायाधीश का नाम देने का अधिकार देते हैं, जो निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की इच्छा के अनुसार और गुड परामर्श 2022 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहेंगे। महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया माध्यम में से सुप्रीम कोर्ट 21 न्यायाधीशों से में से हटा दिया जाएगा, ठीक है। 21 न्यायाधीशों में से हटा दिया जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वह मामलों को सौंपने और महत्वपूर्ण कानूनी मामलों को सुनवाई करने और संवैधानिक पीठों को नियुक्त करने का प्रभावी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 और 1966 के सर्वोच्च न्यायालय के प्रक्रिया नियमों में से कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश सभी मामलों को अन्य न्यायाधीशों को सौंपते हैं और जो आवश्यकता होने पर मामले को उनके पास वापस लाने के लिए बांधे होते हैं, ठीक है। आगे देखिए। उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा के किस राज्य में स्थित हैं? उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा के किस राज्य में स्थित है? भुवनेश्वर, कटक में नहीं, मंगल में नहीं, पुरी में नहीं, कहाँ पर? भुवनेश्वर। देखिए, उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर के पास स्थित कृत्रिम गुफाएं का एक समूह है। ये गुफाएं मूल रूप से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी और बाद में सदियों से विभिन्न शासकों द्वारा इनका विस्तार और सजावट की गई थी। गुफाएं अपनी जटिल नक्काशी के लिए जानी जाती हैं और विशेष रूप से ये हिंदू देवताओं और पौराणिक कथाओं के दृश्यों के लिए जाने जाते हैं। ये उदयगिरी गुफा एक लोकप्रिय कथक हैं, जो एक खंडगिरी गुफाओं के साथ देवी चट्टानों और काट कर बनाई गई हैं, ठीक है, याद रखें। आगे देखिए। कटक भुवनेश्वर के 25 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कहाँ पर उत्तर में स्थित है? अपने 1000 साल के इतिहास और सुप्रसिद्ध सिल्वर फिलियंस कृत्रिम के कारण कटक को कभी कभी सिल्वर सिटी मिलेनियम सिटी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। सॉरी अंगुल मध्य उड़ीसा में एक जिला है। इसके अलावा ये अंगुल, सतकोश या कंठ पहाड़ियाँ, नदियाँ और महानदी और प्रहानदी और आश्चर्यजनक कृत्य जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पूरी एक तटीय शहर है जो भुवनेश्वर के 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये अपने जगन्नाथ मंदिर और तट यात्रा और रथ यात्रा के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए। 1951-52 में राष्ट्रीय यमुना सर्वेक्षण NSS के पहले वर्ष भारत गरीबी का कुल गणना अनुपात जनसंख्या के करीब है। कितने करीब है? 45% के करीब माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए।
भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के एनएसएस के सबसे पहले वर्ष में लगभग 45% आबादी गरीब रेखा 45% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। एनएसएस भारत सरकार द्वारा देश भर के घरों में सामाजिक आर्थिक आंकड़े एकत्र करने के लिए आयोजित की गई बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण है। गरीबी रेखा को भोजन, स्वास्थ्य, कपड़े और जैसी बुनियादी जरूरतों पूरा करने के लिए आवश्यक आय और उपभोक्ता के न्यूनतम स्तर को रूप में परिभाषित करता है। भारत में गरीबी एक सतत मुद्दा रही है, जो इसमें कम करने कम करके कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किया जाएगा, जैसे बुनियादी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एनएफएससी आदि। ठीक है, आगे देखिए। 1972 में 1972 से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। ठीक है, सांख्यिकी मंत्रालय एमओएस कार्यक्रम जीओआई का एक घटक है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर एक अनिवार्य घटक सर्वेक्षण है। यह सर्वेक्षण लोगों की वित्तीय स्थिति, अदालतों और उत्पादक उपयोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, न्याय और स्थायी स्तर पर किया जाता है। ठीक है, राज्य और स्थायी स्तर पर किया जाता है। ठीक है, आगे देखें। 1950-51 के आसपास का पहला राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें भूमि उपयोग, कुशल और अकुशल मजदूरों के दैनिक वेतन और आदि पर जानकारी दर्ज की गई है। भूमि या संपत्ति के स्वामित्व, खेती, साप्ताहिक और मासिक उत्पादक उपयोग आदि पर डेटा घरेलू स्तर पर व्यक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, करिए, आंसर करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है भाई, किसके भाई? किसकी? ओडिशा की। किसके भाई? ओडिशा की साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, आगे देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में ओडिशा की साक्षरता दर सबसे कम है। ओडिशा की साक्षरता कितनी? 72.9% दर्ज की गई है, जो औसत राष्ट्रीय औसत आय जो साक्षरता 74.04% से कम है। ठीक है, ओडिशा सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना जैसी विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से अपनी साक्षरता दर सुधार करने का प्रयास कर रहा है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में दिशा की तुलना में साक्षरता दर अपेक्षित अधिक है। ठीक है, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में ओडिशा की तुलना में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक, आगे देखिए। मेघालय की साक्षरता 74.4, मिजोरम की 91.3% और नागालैंड की साक्षरता 79.5 है। मिजोरम भी भारत में सबसे साक्षर राज्यों में से एक है ना, और इसमें अपने कुछ जिलों 100% साक्षर हासिल कर ली है। नागालैंड ने हाल के वर्षों में अपनी साक्षरता दर महत्वपूर्ण सुधार रखा है, और 2001 में इसकी साक्षरता कितनी थी? 61.92% थी, और 2011 में कितनी हुई? 79.55, यानी कि नागालैंड ने क्या किया? सुधार किया अपनी साक्षरता में। ठीक है, किसी विशिष्ट आयु वर्ग के साक्षर दर लोगों का प्रतिशत साक्षर दर के रूप में जाना जाता है। 2023 में भारत में साक्षर दर कितनी थी? 77.4% थी, जो पिछली जनगणना 2011 से 5% अधिक है। ठीक, आगे देखिए। नियंत्रण बोर्ड एक विशिष्ट सरकारी विभाग था, जिसने 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और नीतियों की देखरेख के लिए बनाया था। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन मंत्री विलियम
पिट द यंगर के नाम पर फिट्स इंडिया एक्ट ने नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की और इसे भारत में कंपनी के मामले पर महत्वपूर्ण अधिकार था। ठीक है, फिट्स इंडिया एक्ट याद रखोगे। तो क्वेश्चन कर ले हम इसका, क्वेश्चन छोड़ गया यार, बताइए। आगे चलिए, निम्न में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण बोर्ड का देते? आपको आंसर पता चल गया, फिर से इंडिया है ना। चलो आप अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। नियंत्रण बोर्ड एक ब्रिटिश सरकारी विभाग था जिसे 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और नीति देखरेख में बनाया गया। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंग ने के नाम पर फिट्स इंडिया एक्ट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। इसे भारत कंपनी मामलों में महत्वपूर्ण अधिकार था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के फिट्स इंडिया एक्ट 1774 पारित किया गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 भी कहा गया जाता है। ठीक है, इसकी परिणाम स्वरूप ब्रिटिश इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन का भारत पर संयुक्त या दोहरा शासन हो गया, जिसे क्राउन का अंतिम अधिकार था। ठीक है, आगे देखिए। 1773 का रेगुलर एक्ट भारत के शासन में संबंधित पहला प्रमुख ब्रिटिश कानून था। इसमें कलकत्ता में एक गवर्नर जनरल और एक सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल संस्थापक है। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया। इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी। ठीक है, 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी। ठीक है, और भारत सरकार इसमें भारत के लिए फेडरल ऑफ स्टेट की स्थापना की गई थी। देखिए, एक बार अपने मन में गुनगुनाइए ताकि आपको याद हो, ये इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है, 1773 का रेगुलर एक्ट भारत के शासन में ब्रिटिश कानून है। इसमें कलकत्ता गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1813 में चार्टर अधिनियम ने अपने ऐसे मन में गुनगुनाई सारे बच्चे। अपनी कंपनी के चार्टर को 20 वर्ष के लिए नवीनीकृत कर दिया गया था। इसने ईसाई मिशनरियों की भारत में प्रवेश अनुमति दी थी। 1858 भारत सरकार अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को शक्ति ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, और ठीक है, कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। आगे देखिए, 1809 की अमृत संधि के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा क्या होगी? ठीक है, क्या होगी? लाहौर होगी? नहीं। अमृतसर होगी? नहीं। माल होगी? क्या होगी? सतलुज। क्या होगी? सतलुज होगी। देखिए, 1809 की अमृतसर संधि के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा सतलज होगी। 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह ने बीच अमृतसर की संधि का हस्तांतर किया था। संधि ने ब्रिटिश क्षेत्रों और सिख साम्राज्य के बीच सीमा को परिभाषित किया था। संधि में अंग्रेजों, सिख साम्राज्य, देख महाराजा और वेस्ट इंडिया कंपनी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लें। ठीक है, संधि के अंग्रेजों लुधियाना, फिरोजपुर और फिल्लौर में अपनी सैन्य स्टेशन बनाकर अनुमति दी और सतलज नदी ब्रिटिश किनारे पर स्थित थी। अमृतसर की संधि भारत में के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। अमृतसर संधि भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने ब्रिटिश सिख संबंधों की शुरुआत को चिन्हित किया और 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर कब्जा करने तक जारी रहा। ठीक, जारी रहा। आगे देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में सिख साम्राज्य ने उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और रणजीत सिंह उसके पहले महाराजा थे। ठीक है, वे एक बच्चे के रूप में चेचक रोग को बचने में सक्षम थे, हालांकि उन्होंने अपनी बाई आंख की दृष्टि खो दी थी। 21 साल की उम्र में उन्होंने पंजाब के महाराजा का
ताज पहनाया गया। ठीक है, किसको? रणजीत सिंह। ठीक है, रणजीत सिंह के पुत्र खड़क सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। ठीक है, आगे देखिए। अक्टूबर 2022 में नियुक्त में से किस राजनीतिक दल को भारत के चुनाव आयोग द्वारा दो तलवार ढाल चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया? किसे किया गया? उत्तर पूर्वी भारत विकास पार्टी को। किसको? शिवसेना को नहीं। कुकी नेशनल असेंबली को नहीं। किसे किया गया था? बाला साहब बंची शिवसेना को। बाबा साहब बंची शिवसेना को किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। भारत के चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2022 में बाला साहब बांची शिवसेना को दो तलवार और ढाल चुनाव चिन्ह आवंटित किया था। बाला साहब बांची शिवसेना शिवसेना पार्टी का एक गुट है जिसका गठन नारायण राणे ने किया था। ठीक है, दो तलवार दो दो तलवार और ढाल का प्रतीक आदित्य है जो पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, आगे देखिए। उत्तर पूर्वी भारत विकास पार्टी यह भारत का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से असम राज्य में स्थित है। इसकी गठन 2012 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। चुनाव पार्टी का चुनाव चिन्ह था हल। क्या था? हल। उत्तर पूर्वी भारत की विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? हल। एक किस राज्य में? असम में 2012 में से किया गया था, स्थापना की गई थी या गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। शिवसेना यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में, कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1966 में बाल ठाकरे ने की थी। इसका वर्तमान नेतृत्व उनके बेटे ठाकरे उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर धनुष। ठीक है, तीर धनुष शिवसेना। आगे देखिए। कुकी नेशनल असेंबली है भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है और यह मुख्य रूप से कुकी जनजाति का प्रतिनिधित्व करती है। इसका चुनाव चिन्ह है मशाल। क्या है? मशाल। ठीक है, आगे देखिए। सुल्तान अबू बकर शाह में से किस राजवंश से संबंधित है? किससे? तुगलक वंश से। सही है, सही है, ये तीनों गलत है। ठीक है, आगे देखिए। तुगलक वंश तुगलक वंश 1320 में या 1413 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 1320 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और सुल्तान अबू बकर शाह तुगलक वंश का तीसरा शासक था। 1390 से 1394 तक शासन किया। उसने अपने शासनकाल के दौरान विद्रोह, अकाल और आर्थिक संकट जैसे कई चुनौतियों का सामना किया। उनका उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद शाह था। 1394 से 1392 ईस्वी तक शासन किया था। नसीरुद्दीन महमूद शाह ने। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, भारत में गौरी वंश जैसा कोई राजवंश नहीं था। हालांकि मोहम्मद गौरी वंश का शासक था गौरी वंश का शासक था जिसने उत्तर पश्चिम भारत में कुछ हिस्सों में आक्रमण किया और उन्हें जीत लिया। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इस राजवंश का कुछ उल्लेखनीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलवंत थे। लोधी वंश 1914 से 91 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध सिकंदर लोधी और आगरा शहर का निर्माण किया। राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। किसने? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, आगे देखिए। वे प्राप्तियां जो न तो कोई देवदानी पैदा करती है और न ही किसी संपत्ति को कम करती है, कहलाती है रासव प्राप्तियां। रासव प्राप्ति कहलाती है। ठीक है, रासव प्राप्ति कहलाती है। आगे देखिए। रासव प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो किसी व्यवसाय द्वारा अपने साम्राज्य संचालन के माध्यम से अर्जित की जाती हैं। वे प्राप्तियां किसी देवदानी या संपत्ति में कमी से जुड़ी नहीं है। उदाहरण के लिए बिक्री राजस्व, प्राप्त किराए, अर्जित कमिश्नरी आदि सभी राजस्व प्राप्तियों के उदाहरण हैं। राजस्व प्राप्ति किसी व्यवसाय आय के वितरण में दर्ज की जाती हैं जो किसी विशेष अवधि के दौरान अर्जित राजस्व किया गए खर्च को देखते हैं। ठीक, आगे देखिए। चूंकि राजस्व प्राप्ति कोई
कोई देनदारी नहीं बनाती या किसी संपत्ति से कम नहीं करती, इसलिए वे किसी व्यवसाय को संपत्ति विधि को प्रभावित नहीं करती। हालांकि यह व्यवसाय भी लाभदायक की प्रभावित करती हैं, क्योंकि व्यवसाय द्वारा अर्जित हुई आय में योगदान करते हैं। कर उद्देश्य के लिए राजस्व प्राप्तियां भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें किसी व्यवसाय के लिए कर योग्य माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वापसी प्राप्तियां क्या होती हैं? वे प्राप्तियां जिनकी व्यवसाय को तब प्राप्त किया जाता है जब ग्राहकों को वापसी स्वीकार करते हैं। ठीक है, वापसी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियां नहीं माना जाता, क्योंकि ये परिसंपत्ति यानी इन्वेंट्री में कमी से जुड़ी होती हैं। ठीक है, इन्वेंट्री में कमी से जुड़ी होती हैं। आगे देखिए, पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो किसी व्यवसाय को अपने सामान्य संचालन के अलावा अन्य स्रोतों जैसे कि परिसंपत्तियों, बिक्री और प्राप्त ऋण और इक्विटी निवेश आदि। पूंजीगत निवेश के लिए व्यवसाय बैलेंस शीट दर्ज करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लो इसमें से। मूल प्राप्ति क्या होते हैं? मूल प्राप्तियां वे रसीदें हैं जो किसी व्यवसाय को ऋण या अन्य ऋण या पुनर्भुगतान के रूप में मुक्त किया जाता है या नहीं माना जाता है। आगे देख लो, देखो, पुलिकट झील के कोरकोरम तट पर एक खारे पानी की झील है, किसके? आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना। आगे देख, पुलिकट झील कहाँ? कर्नाटक। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी खाड़ी लेगून में है। यह आंध्र प्रदेश नेल्लोर जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश नेल्लोर जिले में तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु तक फैली हुई है। पुलिकट झील विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन है। हंसराज, पेलिकन और सारस जैसी प्रवासी पक्षी शामिल हैं। यह झील स्थायी मछुआरे आजीविका के स्रोत हैं और मछली पकड़ने के लिए यहाँ इस पर निर्भर रहते हैं। आगे देखिए, अक्टूबर से दिसंबर के दौरान लेगून 3 महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों में से एक है। पूर्वोत्तर मानसून वर्षा वाले बादलों को आकर्षित करती है। लेगून बनाने वाले क्षेत्र वेनाडू रिजर्व फॉरेस्ट और परनाडू रिजर्व फॉरेस्ट, मार्सी वेटलैंड, पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है। हरिकोटा लिंक रोड लेगून को आंध्र से शामिल कर देती है, और जिसे जल निकाय और दलदली भूमि के बीच सीमा बनाती है। लेगून में पुलिकट झील पश्चिम अभयारण्य शामिल है। सतीश धवज अंतरिक्ष क्षेत्र हरिकोटा में बैरियर द्वीप पर स्थित है, जो लेगून बंगाल की खाड़ी में विभाजित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नाउ अब आपका ये जो सेशन है समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ आप सब बच्चों का मैंने आपके लिए एकदम जो ओरिएंटेड और लेटेस्ट कंटेंट है वो प्रोवाइड करा है। आशा करता हूँ आप सब बच्चों को बहुत पसंद आया होगा। कुछ इसमें कमियाँ रही हैं, आप उन्हें नज़रअंदाज करिए और आगे शेयर करिए अपने फ्रेंडों के पास, अपने जहाँ पे आप ग्रुप है उसमें शेयर करिए। आशा करता हूँ आप सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा, और जिन बच्चों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आपको बीच में कहीं भी नहीं कहा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए या फिर कैसे भी आपको बस आपको मैं आपका कंटेंट हो कंप्लीट कराना तो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।